हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा वो हमने एक चीज़ तो ये पढ़ी कि भाई कोई भी डाइपोल रखा हुआ है तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एक्सियल पोजीशन में कितना होता है 2kp/r³, इक्वेटोरियल पोजीशन में kp/r³। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो ऐसे लिख दूंगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की डायरेक्शन सेम होगी और इधर लगूंगा तो माइनस लगा दूंगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की, देखो इस बार मैग्नीट्यूड नहीं लगाया तो माइनस लगा दूंगा, ठीक है। ये हो गया। और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में डायरेक्शन नहीं बता रहा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो कितना आया था kp/r³ और ब्रैकेट में आ गया था 1 + 3 cos² थीटा। एक टॉपिक तो ये पढ़ा था और दूसरा टॉपिक ये पढ़ा था किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक डाइपोल रखता हूँ, ठीक है, एक डाइपोल रखा तो इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। और ये टॉर्क कितना होगा, तो टाउ का फॉर्मूला होगा P×E और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जाएगा PE sin थीटा, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क के बीच का एंगल, ये भी पढ़ा था। और क्या हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि जब आप टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, जब इस पोजीशन पे होता है, तो यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम। अच्छा, इसके अलावा मैंने बता दिया था, हालांकि मैं बाद में प्रूफ कराऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था -P.E, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया था। अगर किसी डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके पास कुछ एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, और वो कितनी हो जाती है, -P.E। मैक्सिमम कब होता है, टॉर्क यहाँ पे होता है, और मिनिमम कब होता है, तो हमने बोलता मिनिमम यानी 0 होता है इस वाली कंडीशन में, जब थीटा कितना है 0 पे। अच्छा, मैक्सिमम दो कंडीशन में, जब थीटा यहाँ पे 90 है, या ऐसे थीटा कितना है 270, और जब थीटा यहाँ पे 0 है तब, और थीटा जब 180 है तब भी 0 होता है, यानी इस कंडीशन, इन दो कंडीशन को इक्विलिब्रियम बोला था। और मैंने बताया था कि इस वाली कंडीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, ये ध्यान रखना, मिनिमम में स्टेबल होता है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। कम होती है तो वहाँ स्टेबल होता है। देखो सिंपल सी चीज़, आप किसी चीज़ को, मैं एक रोलर कोस्टर है यहाँ पे, ठीक है, इस बॉल को रखा है यहाँ पे, और एक मैंने ये पहले भी बताया था स्टेबल अनस्टेबल का, अगर एसएल अरोड़ा के न्यूमेरिकल देखो तो आप मेरे को बताओ दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ज़्यादा है, इस वाले केस में ज़्यादा है या इस वाले केस में, इस वाले केस में ज़्यादा, इस वाले केस में कम है। और ये वाले को स्टेबल इक्विलिब्रियम करेंगे, अगर मैं इसको यहाँ खिसकाऊंगा तो भी इधर आने की कोशिश करेगा, यहाँ खिसकाऊंगा तो भी इधर आने की कोशिश करेगी बॉल। बट ये वाली बॉल क्या होगी, अभी अनस्टेबल है, एनर्जी ज़्यादा है ऊपर, और जैसे इधर खिसकाऊंगा तो ये मिनिमम एनर्जी पे जाना चाहिए। याद रखें, हर बॉडी मिनिमम एनर्जी में रहना चाहती है, तो क्योंकि जैसे मैं इसको खिसकाता हूँ तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो वापस मिनिमम एनर्जी पे आ जाता है, इधर गिरा तो फिर मिनिमम एनर्जी में आना चाहता है। यहाँ पे क्या हो गया, जैसे खिसकाऊंगा पहले मैक्सिमम एनर्जी पे कम में जा रहा है, और कम के और ऑप्शन है तो वो नीचे चला जाता है, ठीक है, वापस नहीं आता ऊपर। ज़्यादा एनर्जी कोई नहीं चाहता, हमेशा हर बॉडी मिनिमम एनर्जी में रहना चाहती है, ठीक है, ये ध्यान रखे फिजिक्स में, ठीक है। और ये फिजिक्स का मतलब, ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि हर बॉडी मिनिमम एनर्जी में रहना चाहती है, तो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहिए, वही बॉडी स्टेबल है जिसकी एनर्जी मिनिमम है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन कर दिया मैंने। अब हम पढ़ेंगे, पहले तो मैं टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज बता देता हूं आपको, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, स्टार्टिंग से मैं बोलता आया हूं और आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया, जो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है ना, कि ये प्लस ये Q है, ठीक है, और ये Q1 है, और एक मान लो ये भी प्लस Q2 है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस R है, तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे, ठीक है, मान लो ये F है, तो इस F का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, तो KQ1Q2/r², ठीक है ये। बट मैंने आपको हमेशा से बताया ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के केस में लगता है, पॉइंट चार्जेस, और ये इस केस में दोनों पॉइंट चार्जेस है, बड़े चार्जेस नहीं है। अगर पॉइंट मतलब डायमेंशनलेस, वैसे दिखने में बड़ा दिख रहा है क्योंकि अब मैं बोर्ड में बना रहा हूँ, बट ये फॉर्मूला सिर्फ डायमेंशनलेस चार्जेस के लिए लगा सकते हो। अगर मान लो एक स्फीयर है, ठीक है, तो आप उसके केस में
ये फॉर्मूला नहीं लगा, एक स्फीयर है और एक ये पॉइंट चार्ज है, तो आप उसके केस में नहीं लगा सकते। हालांकि फॉर्मूला एक जैसा आ जाएगा। मान लो कोई टेढ़ी मेढ़ी बॉडी है, कुछ ये है, और इसको चार्ज कर दिया आपने, और मान लो इसका चार्ज कितना आ गया, इस बॉडी का चार्ज Q1 है और ये Q2 है, और इसके सेंटर से डिस्टेंस या सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस मान लो R है, तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अलाउ ही नहीं है। अब ये फॉर्मूला अलाउ नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? तो अभी हम इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस बॉडी का एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, ये छोटा सा पार्ट ले लिया। ठीक है, और देखेंगे छोटा सा पार्ट तो इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन लगाएगा, इस डायरेक्शन में। और क्या उस पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाँ, उस पर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी पॉइंट चार्ज और ये भी पॉइंट चार्ज। समझ में आ रहा है? क्लियर? वैसे ही फिर एक ये वाला लेंगे, फिर ये वाला लेंगे, फिर सारे पॉइंट चार्जेस का ले लेंगे और सबको इंटीग्रेट कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, बट ये बहुत टफ टास्क है। क्यों इंटीग्रेशन? क्योंकि मान लो ये वाला फोर्स लगाएगा यहाँ, ये वाला फोर्स लगाएगा यहाँ। अब चलो मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लोगे, उनको ऐड अगर नॉर्मल सिंपल स्केलर एडिशन करना होता तो फिर भी इजी होता। दिक्कत ये कि इनमें डायरेक्शंस भी अलग अलग है, फिर वो आप नॉर्मल ऐड नहीं कर सकते ना दो फोर्सेस को। भाई अगर मैं बोल रहा हूँ इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का यहाँ और 5 न्यूटन का यहाँ, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है आप 9 न्यूटन नहीं लिख सकते ना, ये गलत हो जाएगा ना। आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दोनों के बीच का, थीटा कितना है, फिर √4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 5 × cos थीटा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि बात क्या बोल रहा हूँ? तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट करना यही तरीका से पड़ेगा। और कुछ केसेस में जहाँ उस कॉम्प्लिकेशन को हम मिनिमम से मिनिमम कर सकते हैं, वहाँ हमको इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी हम निकालेंगे आज की क्लास में, हम एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखो ये जैसे ये कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए रहता है, ऐसे ही मान लो ये पॉइंट है, ये चार्ज है Q1, और मैंने पूछा यहाँ से R1 डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप लिखोगे KQ1/R1 का स्क्वायर लिख सकते हो। बट तभी लिख सकते हो जब ये पॉइंट चार्ज है। अभी तो समझ में आ रहा है पॉइंट चार्ज है, बट मान लो ये कुछ ऐसा चार्ज है जो पॉइंट नहीं है, थोड़ा बड़ा चार्ज है, और यहाँ से मैंने पूछा ये R1 डिस्टेंस दूर ये पॉइंट है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि उसकी डायरेक्शन यही होगी, ये भी नहीं बता सकते, डायरेक्शन भी नहीं बता सकते। ठीक है, हो सकता है वो इधर निकल जाए, इधर निकल जाए, इधर निकल जाए। ठीक है, आप क्लियर नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ ये भी नहीं बोल सकते आप उसकी वैल्यू KQ1/R1 का स्क्वायर होगा, ये भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये बॉडी पॉइंट चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आपको ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला KQ/R² आप जो फॉर्मूला यूज़ करते हो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, जहाँ पॉइंट चार्जेस नहीं तो वहाँ यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अब हमको यही है भाई, डाइपोल में भी हमको दिक्कत नहीं हुई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। क्यों? डाइपोल के भी दोनों चार्ज कैसे होते हैं, पॉइंट होते हैं। तो जब हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, ये Q था और ये -Q था। ठीक है, और जब मैंने इधर निकालना था, तो जब मैंने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो मैं फॉर्मूला लगा दिया KQ/R², जबकि R की वैल्यू कितनी होगी थी, ये L थी और ये R था, तो R - L का स्क्वायर ये लगा दिया था मैंने। और जब इसकी वजह से तो KQ/R + L का स्क्वायर क्यों लगा दिया था? क्योंकि दोनों चार्ज पॉइंट है। पॉइंट चार्ज के केस में ही KQ/R² लगेगा। मेरी बातों को बार बार सुन लो, क्योंकि जनरली बच्चे ये भूल जाते हैं। ठीक है, और उनको लगता है कि हर चार्ज के बीच में ये KQ/R² लग जाएगा, हर पॉइंट चार्ज कोई भी चार्जेस के लिए ये फॉर्मूला अलाउड है। तो रटना नहीं है, समझना है। तो अब हमारे पास क्या होगी, अब हम देखेंगे हमारे पास पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा होगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होंगे। ठीक है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, वो बॉडी की शेप पे डिपेंड करेगा। तो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से चार्ज डेंसिटीज की बात करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो चार्ज डेंसिटीज। अब मैं बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, इसको ढंग से देख लें। 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है। देखो, या तो अगर वो पॉइंट चार्ज नहीं है, हम सिंपली केसेस लेते हैं, तो हम देखते हैं पहली बॉडी का शेप कैसा है, कोई लीनियर शेप की बॉडी है, लीनियर शेप की बॉडी है। तो अगर लीनियर शेप की बॉडी होगी तो चार्ज डेंसिटी कैसी होगी उसकी, उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। देखो, ये जरूरी है कि लैम्डा यूज़ करें, बट एक कुछ सिंबल्स हैं जो हम जनरली यूज़ कर लेते हैं। तो लैम्डा किसके लिए यूज़ करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब ये, मान लो एक वायर है, इसको आपने चार्ज दे दिया। ठीक है, इस वायर को चार्ज दे दिया। अब मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या है, मान लो मैंने इसको चार्ज दिया कितना, मैंने इसको चार्ज दिया एक एग्जांपल से, सीधे एग्जांपल से मैंने इसको
चार्ज दिया कितना, इसको चार्ज दे दिया मैंने 5, मैंने 50 कूलम चार्ज था ये, प्लस 50 कूलम, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 5 मीटर, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा है कि भाई पर मीटर इसके पास कितना चार्ज है। देखो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना जितना हर जगह इक्वल अमाउंट में है। 50 कूलम अगर 5 मीटर में, तो पर मीटर कितना चार्ज होगा 10। ये सिंपल सी चीज़ है कि 50 कूलम 5 मीटर के वायर में, तो मैं बोलूँ 1 मीटर में कितना है, तो 10 होगा, 10 10 10 10 10, तभी तो 50 में होंगे। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हुआ, आपने 10 कैसे निकाला, आपने 50 को 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और आंसर कितना आ जाएगा 10 कूलम पर मीटर। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर लैम्डा। तो अगर मैं रियल में पूछूं, ये तो मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, बट आपको एग्जांपल नहीं लिखना, आपको रियल वैल्यूज लिखनी है। तो मान लो ये वायर था, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज है Q, ठीक है, इस पर कितना चार्ज कर दिया Q, और इसकी लेंथ कितनी है, मान लो इसकी लेंथ कितनी है L। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q/L, ठीक है, लैम्डा मतलब Q/L, ठीक है, लैम्डा Q/L हो गया। और अगर लैम्डा Q/L हो गया तो मेरे को बताओ कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर। ये समझ में आ गया। अब देखो चार्ज डेंसिटी का फायदा कैसे उठाते हैं हम। चार्ज डेंसिटी का फायदा ये उठाते हैं, देखो ध्यान रख देना आप, कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को 1 मीटर पे नहीं चाहिए, मुझे x मीटर लेंथ, इतने बताओ, ये x मीटर है कुछ, मान लो मैंने बोला 2 मीटर में कितना चार्ज होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, इधर एग्जांपल लिया था मैंने, भाई ये 50 कूलम इसके पास चार्ज था, क्यों कितना था 50, और लेंथ कितनी थी, लेंथ थी इसकी 5 मीटर, तो लैम्डा कितना आ गया था 10 कूलम पर मीटर। अगर मैं बोलूँ 2 मीटर वायर, अगर 2 मीटर का वायर पूछा मैंने, तो 2 मीटर वायर में कितनी लेंथ हो, कितना चार्ज होगा 2 मीटर, 1 मीटर में कितना होता है 10, तो 2 मीटर में कितना होगा 20। सिंपल, कैसे निकाला आपने, तो सिंपल, अगर आपको इसका चार्ज को मान लो स्मॉल क्यू बोल दिया, इतने से पार्ट के चार्ज को, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल क्यू की वैल्यू होगी जो भी चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो इनटू जितने पार्ट लेंथ में आपको चाहिए। मान लो इसकी लेंथ कितनी है 2, तो आपने लिखा डेंसिटी कितनी थी 10 इंटू 2 20 कूलम चार्ज आ गया। यानी लैम्डा इंटू एल आपको क्या दे देगा, जितनी लेंथ में आपको चार्ज चाहिए, ठीक है। ये एग्जांपल नहीं उतारना है। तो बताओ अगर मैं पूछूं, मान लो इस x लेंथ में चार्ज कितना, वही स्मॉल q, ठीक है, इतने से पार्ट का, तो मुझे इतने से पार्ट में चार्ज चाहिए, तो स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी, तो स्मॉल q की वैल्यू होगी लैम्डा इंटू एक्स, लैम्डा x। ये समझ में आ गया, लैम्डा इंटू एक्स, लैम्डा हो गया पर कूलम में, पर मीटर में, और x मीटर में इंटू एक्स कर दो। समझ में आ गया। तो ये 2 फॉर्मूले जल्दी से उतार लो, ये एग्जाम्पल उतारने की जरूरत नहीं है, जल्दी से इसको कर लें, फिर हम आते हैं दूसरी चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी ये हो गई है। चलिए नेक्स्ट। तो देखो एक चीज बोलने वाला था मैं कि जनरली लेक्चर्स थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं, और अभी 8वां या 9वां या 10वां लेक्चर चल रहा है, और 10वें लेक्चर के बाद भी हम कईयों को लग रहा होगा यार कोर्स नहीं जा रहा है। देखो नॉर्मल अपनी जब स्कूल्स की या अपनी जो कोचिंग्स की जो क्लासेस होती हैं, वहाँ पे हमारे पास बाउंडेशन होती है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि टाइमली आपको काम कराना होता है, लेक्चर्स लिमिटेड होते हैं क्योंकि एक सेशन ख़त्म हो जाता है। वीडियो लेक्चर्स में हमारे पास ये बाउंडेशन नहीं है। वीडियो लेक्चर्स में आज की तारीख में आज ही मैं 5 लेक्चर्स भी बना सकता हूँ, ठीक है, और मैं डाल सकता हूँ, और आपके पास भी फाउंडेशन नहीं है, आप एक दिन में 2 3 4 5 कितने भी लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कई टॉपिक्स जो हम सोचते हैं उस टाइम कि यार इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, खींच देते हैं या जल्दी कर देते हैं, वो यहाँ पे हमारे पास वो प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ बताई जाए, ठीक है, और उससे आपके कन्फ्यूजन्स उतनी कम रहे। उसमें भी ये नहीं कि फालतू की चीज़ें ना बताई जाए जिससे कोई मतलब नहीं बैठ रहा कि आपका टाइम वेस्ट हो, बट फिर भी जो चीज़ें हैं जिनसे आपको कन्फ्यूजन कम से कम हो, आपको चैप्टर स्टार्टिंग से ढंग से समझ में आए और इजी लगने लगे, तो वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। चलो नेक्स्ट चीज़ है सेकंड। तो सेकंड चार्ज डेंसिटी होती है एरियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एरियल चार्ज डेंसिटी। और एरियल चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा, इस सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिग्मा, वो लैम्डा से डिनोट करते हैं, सिग्मा से, ठीक है, एरियल चार्ज डेंसिटी। अब एरियल चार्ज डेंसिटी मतलब ये किसकी होगी, अगर कोई बॉडी के एरिया में आपका चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, जैसे ये एक सिंपल सी प्लेट है और इसमें चार्ज
फैला हुआ है, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी क्या होगी, एरियल चार्ज डेंसिटी। या मान लो एक स्फेयर है, अब वो चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, मैं जब भी उसको चार्ज करूंगा चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे फैलेगा, सरफेस पे, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी भी जो चार्ज है वो इसके एरिया पे ही फैला हुआ है, अंदर वॉल्यूम में के अंदर थोड़ी फैला हुआ, अंदर के पूरा, चाहे वो सॉलिड सिलेंडर हो, चाहे अंदर से भरा हुआ कंडक्टर का सिलेंडर अंदर से भी हो, चाहे हॉलो हो, इसकी भी कैसी डेंसिटी होगी, इसकी भी कैसी डेंसिटी होगी, एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी। और सिग्मा कितनी होगी, अगर इसके पास चार्ज क्यू है और इसका एरिया ए है तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन ए, सिंपल। और यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मान लो मेरे को किसी छोटे से पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन है, ये छोटा सा पोर्शन है, मान लो इसका नाम x है, ठीक है। तो मैं बोलूँ इस x के पास कितना चार्ज होगा इस पोर्शन में, तो इधर जो मान लो इस x में जो चार्ज है वो मैंने बोला q है, ठीक है, स्मॉल q। तो q की वैल्यू कितनी होगी, q की वैल्यू होगी x सिग्मा इंटू एक्स। भाई सिंपल सी चीज़ है, 1 मीटर स्क्वायर में चार्ज कितना होता है, सिग्मा, तो x मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा, x इंटू सिग्मा, या सिग्मा इंटू एक्स। अच्छा मान लो मैं बहुत छोटा चार्ज, बहुत छोटा पोर्शन लेता हूँ, बहुत छोटा पोर्शन मतलब ये डी क्यू, एक छोटा सा पोर्शन लिया, इस छोटे से पोर्शन का नाम ले लिया मैंने डी ए, इस पूरे एरिया का छोटे से पोर्शन को मैंने क्या बोल दिया, डी ए, और उस चार्ज को मैंने बोल दिया डी क्यू। तो बताओ डी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो डी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए, क्लियर। पिछली बार भी अगर डी एक्स अगर मैं पूछता पिछले वाले में डी क्यू, तो लैम्डा इंटू डी एक्स, समझ में आ रहा है। मान लो ये वायर के केस में भी मान लो ये वायर था, इसका सिग्मा चार्ज डेंसिटी थी, और मान लो एक छोटा सा पोर्शन लिया मैंने, एक छोटा सा पोर्शन, इस पोर्शन को मैंने डी एक्स बोल दिया, और इस छोटे से पोर्शन में जो चार्ज होगा उसको डी क्यू बोल दिया। तो अगर मैं पूछूंगा सिग्मा नहीं लैम्डा इसके चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा भाई डी क्यू कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, लैम्डा इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है, ये पीछे लिखना था मैंने, लिखाना भूल गया, छोटे से पोर्शन में मल्टीप्लिकेशन तो बताया था, तो जितनी भी लेंथ है डी एक्स लेंथ है, और लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी समझ आए, सेम यही चीज़, तो ऐसी बॉडी हो तब भी एरिया ए है और मान लो इसका चार्ज क्यू है, तो इसका सिग्मा कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, ठीक है। एरियल चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करता है। चलें आगे, तो देखो कईयों को ये समझ में आएगा कि छोटे से पोर्शन को क्यों लिया मैंने। देखो छोटे से पोर्शन को इसलिए लिया क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया था कि अगर मुझे मान लो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस बॉडी की वजह से, अब इस बॉडी की वजह से मैं क्या कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि ये बड़ी बॉडी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा पोर्शन लूँगा, पहले उसकी वजह से निकालूंगा, बट छोटे से पोर्शन का चार्ज तो पता होना चाहिए ना मुझे कितना होगा, छोटे से पोर्शन का चार्ज कितना होगा, तो छोटे से पोर्शन का चार्ज कितना होगा, जितनी इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इंटू डी ए अगर छोटा सा एरिया है। तो आपको छोटा क्यों निकाल रहे हैं छोटे से पोर्शन का, क्योंकि मुझे कूलम्स लॉ लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए, के क्यू बाय आर स्क्वायर मेरे को फॉर्मूला चाहिए, बट वो इस पूरी बॉडी का नहीं लगा सकता। छोटे से पॉइंट चार्ज का तो लगा सकता हूँ, छोटे से पॉइंट मैंने बनाया है यहाँ पे, अब वो छोटे से पॉइंट का चार्ज कितना होगा, मेरे पास तो पूरा चार्ज दे रखा था, क्यू दे रखा था पूरे का। तो अगर मुझे इसका चार्ज निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी इस पूरे चार्ज की जो डेंसिटी है सिग्मा, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा उस एरिया को, जिस एरिया का मेरे को निकालना है, वो एरिया को मैंने डी है, जो भी छोटा एरिया होता है, डी स्मॉल डी का भी यूज करते हैं छोटी सी चीज के लिए, तो छोटे से एरिया को डी ए बोल दिया, और इसके पास जो छोटा सा चार्ज हो गया उसको डी क्यू बोल दिया। तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है, समझ में आया। तो जब भी होगा छोटा सा चार्ज, जब मेरे को निकालना होगा, छोटा सा चार्ज क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है, और वो कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर तभी लगा पाऊंगा जब वो पॉइंट चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज का चार्ज भी तो चाहिए होगा, के क्यू में क्यू भी तो चाहिए होगा, ये क्यू थोड़ा डाल दूंगा, ये क्यू तो पूरा चार्ज में, इस इतने से पोर्शन का क्यू डालना पड़ेगा, तब मुझे पहले क्यू निकालना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, तो अब एरियल चार्ज डेंसिटी भी हमने देखी, और थर्ड लास्ट, अगर कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और उसको हमने चार्ज कर दिया और चार्ज पूरी वॉल्यूम पे फैला हुआ है। अब एक चीज़ मेरी ध्यान रख ले, जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होती है ना, वो इंसुलेटर्स की होती है। थर्ड,
वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? रो से। ठीक है, ये रो से। अब ये जो रो जो आपने वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, ये ध्यान रखें, ये किसी सॉलिड बॉडी की, कोई भी सॉलिड बॉडी, मान लो ये अभी स्फीयर दिया था, बट ये स्फीयर कंडक्टर का नहीं बना है, किसका बना है? इंसुलेटर का। और इसको चार्ज डाल दिया अलग अलग जगह। अब इंसुलेटर के साथ क्या होता है? चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है। आपने दे तो दिया उसको चार्ज, कैसे ही करके अंदर डाल दिया, अब इसमें फ्लो चल नहीं सकता, तो चार्ज वहीं पड़े। अगर ये कंडक्टर होता तो चार्ज सारे के सारे सरफेस पे आ जाता। अब इसके पूरी वॉल्यूम में पड़े हुए। ठीक है, इसका वॉल्यूम मान लिया मैंने V, और जो चार्ज दिया मैंने मान लिया Q। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं इसकी डेंसिटी कितनी होगी, तो उसको बोलेंगे रो। ठीक है, और वो रो की वैल्यू कितनी होगी? Q/V। सिंपल, Q/V। और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? कूलम पर मीटर क्यूब। सेम, अब मैं जल्दीबाजी में बता रहा हूँ, अगर मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया dV, और मान लो उस पर जो उसमें भी कुछ चार्ज तो होगा थोड़ा बहुत, तो उस चार्ज को मैंने बोल दिया dQ, तो dQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? dQ की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू dV। ठीक है, समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ डेंसिटी को जिस भी पोर्शन में निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो वॉल्यूमेट्रिक वाला पार्ट है तो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, अगर एरियल वाला पार्ट है तो एरियल वाली डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, अगर वो लीनियर वाला पार्ट है, एक लंबाई वाला पार्ट है, लेंथ वाला पार्ट है जिसमें एक ही डायमेंशन है, जिसकी चार्ज जो एक ही डायमेंशन में फैला हुआ है, तो लीनियर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलें आगे, चलो चलते हैं आगे। तो ये नेक्स्ट जो है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को हम मिटा के अब हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, और हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। एक रिंग है हमारे पास, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान दें, ये एक रिंग है हमारे पास, ठीक है, और इसको मैंने चार्ज कर दिया, चार्ज इसकी। अब ये एक बात बताओ, जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही चार्ज करना, नेगेटिव भी कर सकता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज करूंगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से उस डायरेक्शन में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव की वजह से अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। तो अभी तो हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अब ये मैं मान लेता हूँ इसका रेडियस जो है वो कितना मान लिया मैंने, r, और यहाँ से x डिस्टेंस दूर मैं निकालना चाहता हूँ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो अभी तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ सबसे पहले, फिर उसको डिराइव करेंगे। फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिर उसको डिराइव करेंगे। तो फॉर्मूला लिख लें, पहले तो किस डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन पे होगी, ठीक है, समझ में आ गया, इसी डायरेक्शन में होगी। क्या क्या दिया हमको x दिया हुआ है। x क्या है, इसके सेंटर से डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और क्या दे रखा है, रिंग का r। और क्या दे रखा है, इस पूरे का चार्ज कैपिटल Q। इसको चार्ज किया तो उसका इसमें कुछ चार्ज होगा ना, कैपिटल Q इस पूरे का चार्ज है, r इसका रेडियस है, x इसका क्या है, जितनी दूर निकालना है, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, KQ अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2 इंटू x, ठीक है। KQ r² प्लस x² की पावर 3/2 इंटू x, KQ अपॉन r² प्लस x, KQ बाय, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस दूर क्या होता है, तो आप देखोगे KQ अपॉन r², ये लिख दो। तो यहाँ पे KQ तो लिखा आपने, KQ, ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। नीचे लिखोगे r² प्लस x², इसका क्या लिखोगे, r² प्लस x², r² प्लस x² की पावर 3/2, स्क्वायर नहीं आएगा, की पावर 3/2, और इंटू जो डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस पे, इंटू x, ऊपर x भी आएगा, ठीक है। KQX अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। अब ये फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे चार्ज नहीं दिया हो, ध्यान दें, मुझे अगर चार्ज नहीं दिया हो, मुझे क्या दिया हो,
मुझे इसका सिर्फ चार्ज डेंसिटी दिया हो। पहले तो बताओ, इसकी अगर चार्ज डेंसिटी देंगे तो कौन सी वाली चार्ज डेंसिटी देंगे? इसकी लैम्डा होगी या चार्ज डेंसिटी रो होगी या सिग्मा होगी? तो इसकी चार्ज डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? लैम्डा। रिंग है, रिंग एक वन डायमेंशनल चार्ज जो है ना पूरी एक लेंथ पे फैला हुआ है, एरियल चार्ज डेंसिटी नहीं होगी, तो उसका लैम्डा दिया होगा। लैम्डा दिया होगा तो मैं क्यू निकाल लूंगा। क्यू कितना होगा भाई? लैम्डा है पर मीटर इस पे कितना चार्ज होता है, तो टोटल क्यू जो मुझे पता नहीं है, ये क्यू की वैल्यू मेरे को गिवन नहीं है, अभी तो गिवन थी तब तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर सिर्फ डेंसिटी दे रखी, चार्ज नहीं गिवन, मुझे बताया कि पर मीटर इतना होता है, तो मैं क्यों निकाल लूंगा ना भाई। इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? क्या 2πr होगी इसकी टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा से, तो बस क्यू की जगह ये डब पुट कर दोगे। अगर लैम्डा दिया है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा ई के 2πr इंटू लैम्डा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो कई जगह इस तरीके से भी लिखा होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और कैसे लिखा होगा कई जगह? अब क्या होता है, के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो कई बार के नहीं लिखा होता है, तो अगर मैं वहां पे के की वैल्यू भी पुट कर दूं, तो के की वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2πr इंटू लैम्डा इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब पाई से पाई कट गया, 2 से यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली कितना आ जाएगा? तो लैम्डा इंटू आर एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले की फॉर्म में आपको मिलेगा, या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। कंफ्यूज नहीं होना, आप तो एक ही याद रखो, ये वाला, उससे मैं कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना तो ईजी है ना। अगर मुझे दिख रहा है कि भाई के वे कुछ नहीं है, कुछ एप्सिलॉन नॉट आ रही है, तो के की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख दूंगा। और अगर मुझे दिख रहा है कहीं क्यू क्यू तो लिखा ही नहीं है, लैम्डा आ रहा है, तो क्यू की जगह 2πr इंटू लैम्डा लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरे को तो यही डिराइव करना है फाइनली, ये दोनों मैं अपने खुद से निकाल लूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? बस उसमें वैल्यूज पुट करके। तो पहले तो फॉर्मूला उतार लो ताकि आप इसका डेरिवेशन कर सकें। जल्दी से उतार लें, फिर हम डेरिवेशन करते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ना ये क्यों लिखा मैंने? के क्यू बाय आर स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो एक बड़ा सा चार्ज है और फैला हुआ चार्ज है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अच्छा, अगर इधर पूछूं, मान लो यहाँ x1 डिस्टेंस दूर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ध्यान रखना, दूर जाती हुई। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूर जाती हुई, ये पॉजिटिव चार्ज है, दूर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस। और मैग्नीट्यूड तो वही हो जाएगा, क्या? के क्यू √r² प्लस x1 का स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू x1। समझ में आया? x1 डिस्टेंस है ना, तो इंटू x1, x की जगह x1 आ जाएगा। डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। अच्छा, अगर नेगेटिव चार्ज होता ही है तो याद रखते हैं, नेगेटिव चार्ज अगर ये होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाती, इधर वाली पॉइंट पे, और इधर वाली नेगेटिव अपनी तरफ बनाएगा, पॉजिटिव अपने से दूर बनाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होता तो अपनी तरफ ये डायरेक्शन ऐसी हो जाती, नेगेटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाती, इस पॉइंट पे। और मैग्नीट्यूड तो वही रहेंगे, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर? चलो डिराइव करते हैं, चलो जल्दी से। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार डेरिवेशन आता है। इस चैप्टर का मेजर डेरिवेशन यही है। एक तो हमने कल परसों किया था डेरिवेशन, जब आपने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। फिर टॉर्क वाला डेरिवेशन, टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E, उसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब ये तीसरा, चलो ये कोई आपको के क्यू बाय आर स्क्वायर नहीं पूछा, के क्यू 1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कोई डेरिवेशन थोड़ी है, तो यही डेरिवेशन है। चलो ये चार्ज रिंग ले लिया, ठीक है, मैंने इसको चार्ज कर दिया, मान लो मैंने इसको चार्ज कर दिया, ये चार्ज था, और कितना चार्ज था? अभी इसका चार्ज मान लेते Q, इस पे चार्ज Q है। कितना रेडियस है इसका? मान लो इसका रेडियस है R, ठीक है। और ये कितना है? ये है x डिस्टेंस दूर। अब ये जरूरी नहीं, कई बार लोग इसको R दे देते हैं और इस रेडियस को आपको क्या दे देते हैं? A दे देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, रेडियस को A जो भी दिया हुआ है आप तो ये समझ ले रेडियस और ये डिस्टेंस x है, ठीक है। यहाँ पे निकालें। अब देखो मैं यहाँ पे ये क्यू चार्जेस के पास, अब मेरे पास दिक्कत क्या है समझना इसको। दिक्कत ये है कि मैं वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता। मैंने तो रिजल्ट बता दिया आपको अभी तक, जो बताया था के क्यू एक्स। अब रिजल्ट निकालना है अपन को,
तो मैं कोशिश करूंगा, मैं तो एक ही फॉर्मूला जानता हूँ के क्यू बाय आर स्क्वायर, बट वो के क्यू बाय आर स्क्वायर किसके लिए लगता है, पॉइंट चार्ज के लिए। तो मैं इधर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लूंगा इतने से, देखो एक छोटा सा मैंने पॉइंट ले लिया, पोर्शन ले लिया इसका, इस छोटे से पोर्शन की लेंथ है डी एक्स, कितनी लेंथ है डी एक्स। तो इस छोटे से पोर्शन में भी कुछ चार्ज तो होगा ही प्रेजेंट, तो उस चार्ज को क्या बोल देंगे हम, डी क्यू, डी क्यू बोल देंगे। चलो डी एक्स उसका लेंथ होगी और डी क्यू उसका चार्ज हो गया। अब मेरे को बताओ डी क्यू कितना होगा, पहले डी क्यू, क्या डी क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू डी एक्स होगा क्या, क्या डी क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू डी एक्स होगा क्या, सिंपल, अभी बताया था मैंने। अब आप बोलोगे लैम्डा तो दिया ही नहीं था, तो कोई नहीं हम निकाल लेंगे, लैम्डा तो निकाल सकते हैं। लैम्डा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो क्या बताओ डी क्यू की वैल्यू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या मैं ये लिख सकता हूँ, चार्ज तो कितना है टोटल, क्यू है, और टोटल लेंथ कितनी है, क्या 2 पाई आर है क्या टोटल लेंथ, क्या ये हो जाएगा क्या मेरा डी क्यू। भाई चार्ज अपॉन लेंथ होता है ना, लेंथ इसकी कितनी, क्यू चार्ज पूरे 2 पाई आर में, तो क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एक्स, ये मेरे पास क्या आ गया, डी क्यू आ गया। तो यानी मुझे ये पता चल गया यहाँ पे एक डी क्यू चार्ज रखा हुआ है छोटा सा, और यहाँ पे क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, हाँ बनाएगा। किस डायरेक्शन में बनाएगा, देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनाता है, अपने से दूर, क्या इधर की तरफ बनाएगा, और इसको मैंने नाम दे दिया ई, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया ई। डायरेक्शन भी होगी, अगर मैं वेक्टर बना दूंगा तो विद डायरेक्शन, ठीक है, चलो वेक्टर लगा देता हूँ ई। अब मेरे को बताओ ई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, निकाल सकते हैं क्या। अब मैं लगा सकता हूँ के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी वजह से बन रहा है। अब ई तो तब मैं बोलता है इसका नाम, ठीक है, जब ये पूरा बना रहा होता। अब ये किसने बनाया, एक छोटे से चार्ज ने, कौन से छोटे से चार्ज ने, डी क्यू ने। तो ये छोटा सा ही पार्ट बना इलेक्ट्रिक फील्ड का। भाई इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो पूरे चार्ज की वजह से बनेगी, सब सारे चार्जेस की वजह से, ये तो सिर्फ इतने से पोर्शन की वजह से बनी है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई भी नहीं बोलेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे, डीई। समझ में आ रहा है कि डी मतलब, डी मतलब लगाना है, मतलब छोटा डी। क्या डीई का मैग्नीट्यूड बता सकते हो क्या आप, हाँ डी का मैग्नीट्यूड बता सकता हूं, क्योंकि मैं डी का मैग्नीट्यूड के लिए वो के क्यू बाय आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। अब मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये डिस्टेंस तो पता चले। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये एक्स है ये आर है, तो ये क्या डिस्टेंस, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगी क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। तो देखो डी की वैल्यू क्या होगी, के इंटू डी क्यू, भाई वो चार्ज कितना है वहां पर, चार्ज डी क्यू, अपॉन क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा सिर्फ। भाई ये रूट है, इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट और स्क्वायर कट जाएंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया मेरे पास, डीई। क्लियर, डीई आ गया, ओके। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहूं तो डी क्यू की वैल्यू भी पुट कर देता हूं यहाँ पे क्यू की जगह, तो डी क्यू की वैल्यू पुट कर दिया, तो डीई की वैल्यू कितनी हो गई, चाहे तो बाद में पुट कर सकते हो, इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि अभी के अभी, बट हम पुट कर देते हैं। तो कितनी होगी, के, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी क्यू की वैल्यू कितनी है, डी क्यू वैल्यू क्यू इंटू डी एक्स अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, ये हमारा डी हो गया, ठीक है, के इंटू क्यू इंटू डी एक्स इंटू 2 पाई आर। जल्दी से उतार लीजिए सब, हाँ जी। तो ये समझ में आया नहीं है, आपको ये समझना है कि भाई ये जो डीई है ये बनाया है किसने, इस छोटे से चार्ज ने बनाया। अच्छा एक चीज और, कई बच्चे को लगेंगे यार लैम्डा क्यों लिया है यार, सिग्मा आना चाहिए था, एरियल चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए थी। एरियल ये रिंग है, देखो रिंग में सिर्फ लेंथ में फैला है चार्ज, बीच में थोड़ी, बीच में तो खाली है, कोई ऐसे कोई डिस्क थोड़ी है कि पूरे डिस्क में चार्ज फैला हो, ठीक है। ये तो रिंग की लेंथ पे, लेंथ कितनी है 2 पाई आर, ठीक है, उस पूरे 2 पाई आर में कुछ चार्ज क्यू फैला हुआ है। तो मैंने निकाल दिया क्यू अपॉन 2 पाई आर, इसकी लैम्डा निकाल दिया, लैम्डा इंटू डी एक्स करके इतना से छोटे का चार्ज लगा दिया। यहाँ पे मैंने कूलम्स लॉ को अप्लाई कर दिया, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्यों, अच्छा। अब दिक्कत क्या है, मैंने जो आपको बात की थी कि मुझे बाकियों के लिए भी निकालना है, ये अकेला तो बनाएगा नहीं। और फिर वही वाली दिक्कत होगी जो मैंने वेक्टर्स के साथ बताई है कि भाई वेक्टर्स में अगर इनको नॉर्मली ऐड करना होता तब तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं होती। कि मान लो इसने बना दिया, एक वैल्यू बना देता हूँ कि 10 बना दिया, अब मान लो ये भी 10 बना रहा है, 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 और सबका 10 10 10 ऐड कर लेता हूँ। बट दिक्कत क्या है, एक 10 इधर की तरफ बनाएगा और एक तो 10 इधर बना रहा है और एक 10 इधर बना रहा है, एक 10 इधर बना रहा है, एक 10 इधर बना रहा है। अब इनके तो रिजल्टेंट निकालने पड़ेंगे ना आपको,
अब नॉर्मली एट 4 10 का 14 नहीं लिख सकते, 14 न्यूटन नहीं लिख सकते आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या एक हमने दिमाग लगाया, और वो दिमाग आपको समझना है। वो अगर आपको समझ में आ जाएगा क्यों लगाया, तो ये हमने एकदम इसके अपोजिट में एक यहाँ पे भी एक डी क्यू ले लिया। अब उसका चार्ज भी उतना ही लगेगा, क्यों डी एक्स ले लिया तो उसका चार्ज भी डी क्यू ही होगा, उतना सही। जितना छोटा पोर्शन इधर लिया था इतना ही पोर्शन यहाँ ले लिया, अब उसका चार्ज भी डी क्यू होगा। क्या उसका मैग्नीट्यूड भी ये, वो भी क्या डी ई बनाएगा? क्या वो भी ये डी ई जितना ही सेम बनाएगा, इतना ही डी ई बनाएगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा, इतनी वैल्यू होगी। बट अब दिक्कत क्या है कि वो इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे लेंगे, देखो। तो मैंने क्या किया, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, तो ये एंगल थीटा है, क्या ये भी थीटा होगा? क्या ये इसलिए थीटा होगा क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट। क्यों, ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है, ये एक्स हो गया और ये भी हो गया, और ये 90 डिग्री के कोई सा भी तरीका लगा हुआ, एस 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 ए एस कोई भी लगा देना आपको मिल जाएगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। भाई 12th क्लास में आ गया, मैं छोटे बच्चों की तरह समझाऊंगा नहीं। अच्छा ये थीटा तो ये थीटा भी हो जाएंगे, दोनों भी थीटा हो जाएंगे। अब याद है जब हमने इक्वेटोरियल पोजीशन में किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने क्या कर दिए थे, कंपोनेंट्स बना दिए थे। कंपोनेंट से क्या होता है, 2 कंपोनेंट्स तो कट गए थे और बाकी 2 कंपोनेंट्स को इजीली एडिशन हो गया था। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी कर दी। हालांकि अभी भी सिर्फ दो ही पॉइंट चार्जेस के वजह से मिला हमको, ये जो मिलेगा सबकी वजह से नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने ये मान लिया कि भाई ये वाले के 2 कंपोनेंट बनाए, इस वाले डी के, तो ये कितना हो जाएगा डी ई, यहाँ तो हो जाएगा कॉस थीटा। देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा डी आगे कर रहा हूँ, चलो ये डी की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड की, तो ये कितना हो गया डी ई कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट। और एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट बनेगा, वो क्या बन जाएगा डी ई साइन थीटा, ठीक है। 2 कंपोनेंट बन गए इस वाले के। सेम इस वाले के भी 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इसी डायरेक्शन में, एक और डी ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में डी ई साइन थीटा। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों के डी साइन थीटा ने तो एक दूसरे के डी साइन थीटा को कट कर दिया, यानी दोनों का क्या बचा, डी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार जब भी मैं इसके अपोजिट, ध्यान दो इधर, अब जो मैं बात बोल रहा हूँ ध्यान दे, जब मैंने ये वाला लिया, इसके अपोजिट वाला चार्ज उठाया, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ दोनों, इसका डी कॉस थीटा बचा और इसका भी डी कॉस थीटा बच गया, और डी साइन थीटा दोनों के कट गए। ऐसे ही अगर मैं ये वाला चार्ज उठाऊंगा डी क्यू और एक ये वाला चार्ज डी क्यू, तो क्या होगा, इन दोनों के केस में भी ऐसे होगा, जो वो वाला का डी कॉस थीटा, अच्छा डी कॉस थीटा की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और डी साइन थीटा कर देंगे। यानी मुझे ये समझ में आ रहा है जितने भी डी क्यू बनाऊंगा, ये डी क्यू लूँगा, ये 2 पेयर उठाए, सारे पेयर्स जो हैं एक दूसरे के डी साइन थीटा को तो ख़त्म कर दे रहे हैं, और फाइनली क्या बन रहा है डी कॉस थीटा। और अच्छी चीज़ ये है कि डी कॉस थीटा की सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम। तो यहाँ तो प्लस कर सकते हो ना, अब 2 वेक्टर पे, तो ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, तो 10 तो 20 कर सकते हो ना। समझ में आ रहा है? यानी मुझे समझ में आ गया सिर्फ और सिर्फ डी ई कॉस थीटा बच रहा है, डी साइन थीटा तो सबके खत्म हो जाएंगे, जितने भी छोटे लेंगे। कौन किसका खत्म करेगा, इसका डी साइन थीटा का, इसका डी साइन थीटा खत्म करेगा, इसका डी साइन थीटा, इसका डी साइन थीटा खत्म करेगा, इसका डी साइन थीटा को इसका डी साइन थीटा खत्म करेगा। यानी हमको पता चल गया जो ई नेट होगा, ई नेट वो मुझे कैसे मिलेगा, जो डी ई कॉस थीटा जो है उसको इंटीग्रेट कर देता हूँ पूरे का। डी कॉस थीटा तो सिर्फ इसकी वजह से हुआ डी कॉस थीटा, बट सबके डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे ई नेट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देना है, जल्दी से उतार लो क्योंकि मैं बोर्ड में मिटाने वाला हूँ नेक्स्ट, ठीक है। मैंने क्या बोला एक बार फिर से सुन ले, फिर उतार लेना। मैंने बोला देखो कंफ्यूज नहीं होना, अगर कंफ्यूज हो रहा हो वापस से रिवाइंड करके लेक्चर को देखना। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे चार्ज कितना है क्यू, तो ये जो क्यू डी क्यू चार्ज है ये बना रहा है डी ई, और यहाँ का भी चार्ज सेम ही होगा डी क्यू, वो भी बना रहे हैं, ये भी डी क्यू, छोटे डी क्यू ले लिए। अभी इन सबको मत देखो, सिर्फ इन 2 को देखो, ठीक है। जब मैंने इन 2 को देखा तो इसने डी ई बनाया और इसने भी डी ई बनाया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा क्योंकि ये डिस्टेंस भी √r² + x² ही है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड यही होगा। अब इस डी के मैंने 2 कंपोनेंट तोड़ दिया, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, और इस डी के भी तोड़ दिया, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। डी साइन थीटा तो कट गया, यानी सिर्फ और सिर्फ डी कॉस थीटा बचा, इसका और इसका।
ऐसे मैं देखूंगा इसका भी डी कॉस थीटा और इसका भी डी कॉस थीटा बच जाएंगे और डी साइन थीटा, इन दोनों ये दोनों खत्म कर देंगे। इसका भी डी कॉस थीटा, इसका भी डी कॉस थीटा, इसका डी कॉस थीटा, इसका डी कॉस थीटा बच जाएंगे और डी साइन थीटा इनके भी खत्म कर देंगे। यानी जितने भी सारे डी क्यू हैं सबके क्या क्या बचेंगे, डी ई नहीं बचेगा सबका, डी कॉस थीटा बचेगा। और क्या मैं नॉर्मल ऐड कर सकता हूँ क्या, उनको नॉर्मली इंटीग्रेट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है। सारे डी कॉस थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी, तब तो मैं नॉर्मल ऐड कर सकता हूँ। तो फाइनली मेरे पास ई नेट कितना आ गया, डी ई कॉस थीटा से मेरे पास ई नेट आ जाएगा। ये उतार लिया है, चलें आगे। चलो डी कॉस थीटा, अब कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी मेरे को। अब बताओ मेरे को कॉस थीटा क्या है। अब कॉस थीटा क्या है, ये थीटा है। अब देखो पहले ई नेट कितना हो गया, पहले मैं लिख लेता हूँ, ई लिख लेता हूँ, ई नेट का मतलब ई। तो फाइनल जो ई आएगा या ई नेट आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डी ई कॉस थीटा। अब डी की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी, याद है क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखी थी डी की वैल्यू कितनी आई थी, देखो याद है, डी ई का मैग्नीट्यूड आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यू की जगह डी क्यू, और डी क्यू की वैल्यू क्या लिख दी थी मैंने, डी क्यू क्या था, लैम्डा डी एक्स। तो और लैम्डा कितना था, क्यू अपॉन 2 पाई आर। तो मैंने लिखा था के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 पाई आर इंटू डी एक्स, कुछ ये वैल्यू लिखी थी। कॉपी में देखें कुछ ऐसे ही लिखा था मैंने, डी की वैल्यू के क्यू और डी एक्स तो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था और नीचे क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। ठीक है, क्योंकि डी क्यू की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, क्यू अपॉन, ये तो लैम्डा हो गया इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, चलो तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं इधर लिख लेता हूँ, डी की वैल्यू हो जाएगी डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, डी ई क्या है, के, फिर क्या लिखा था, क्यू इंटू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई आर और कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, ये कॉस थीटा है, ये समझ में आ रहा है। मैंने बस डी की वैल्यू पुट कर दी, जो डी स्टार्टिंग में निकाला था वो मैंने पुट कर दी और ये आ गया। क्लियर? चलो अब सबको दिख तो रहा है ना, छोटा बोर्ड छोटा है तो थोड़ा छोटा उतार रहा हूं तो मैं, क्लियरिटी विजिबिलिटी तो है। चलो अब कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो लिख लो। तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ के क्यू डी एक्स एक्स अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 2 पाई आर, और हाई वो कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ये थोड़ा सा इधर देखो, ई नेट कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल के क्यू डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 पाई आर, ये सब तो लिख लिया। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ गया भाई, ये तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी मैंने सिंपल। अब मेरे को बताओ इसमें वेरिएबल क्या, इंटीग्रेशन किसका होगा, जो यहाँ लिखा होता है ना वो उसी का इंटीग्रेशन होता है, डी एक्स, डी के साथ जो लिखा होता है, डी के साथ यानी एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, तो एक्स को छोड़ के, ठीक है, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ चलो डी एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, और ये के क्यू और ये सब जो है एक्स भी बाहर लेंगे, डी एक्स को पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं, डी एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल है ना, तो डी एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं। चलो ठीक है, तो मैं निकाल देता हूँ ई नेट और के क्यू एक्स ये सब बाहर आ गया। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भी बाहर आ गया। समझ में आ रहा है 3/2 क्या, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो ये 3/2 भी बाहर आ गया, और इंटू 2 पाई आर भी बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा डी एक्स का। अब मेरे को एक बात बताओ, डी एक्स 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 डी एक्स, ये सारे डी एक्स को ऐड करूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 पाई आर, इस डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो उस डी एक्स के इंटीग्रेशन की जगह क्या लिख दूंगा, 2 पाई आर। तो ई नेट कितना आ जाएगा, देखो के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर, और इंटू ये भी क्या आ जाएगा 2 पाई आर, और इस 2 पाई आर से पूरा 2 पाई आर कट गया। ठीक है, 2 पाई आर से पूरा 2 पाई आर कट गया, ये मैं मिटा रहा हूँ, उतार चुके होंगे आप।
तो फाइनली ई नेट कितना आ गया, जो मैंने बताया था आपको वही ई नेट कितना आ गया आपके पास, एक, तो ई नेट आ गया आपके पास के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यही मैंने आपको बताया था। ठीक है, के क्यू एक्स, क्योंकि 2 पाई आर से 2 पाई आर, और यही निकालना था ना हमको, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू एक्स। अब देखो बार बार आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आपको रिवाइंड करके बार बार देखना है। ठीक है, मैं उसी चीज़ को फालतू में वापस से रिपीट करूंगा तो कोई मतलब नहीं है ना। आपके पास तो ऑप्शन है, क्लास में तो टीचर इसलिए 5 बार बोलता है क्योंकि वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकती है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है, तो आप वापस अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए फिर पढ़ो और उसके बाद भी डाउट है तो व्हाट्सअप कर देना मुझे, या नीचे कमेंट लिख देना। तो अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो वो उस टाइम मैं समझाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में आते ही। ठीक है, तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये वैल्यू है। ढंग से एक बार इसको रिवाइंड करके देख लेना, रिपीट में वापस से मिटा के लिखूंगा, कोई सेंस बैठता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी चार्ज रिंग की वजह से। कितनी, के क्यू एक्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, कि अगर कोई चार्ज रिंग है आपके पास, उसका रेडियस है r, डिस्टेंस है x, और उसके पास चार्ज है q, चार्ज रिंग। अब क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो के क्यू बाय आर एक्स स्क्वायर नहीं लगा सकता, यहाँ पे ये नहीं लिख सकता कि के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ये किसी ने बोला तो ये नहीं होगा। तो कितना होगा, अब तो मैंने बता दिया आपको, कोई रिंग हो तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उसका मैग्नीट्यूड होगा ये, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर। अच्छा, अब एक ग्राफ बना देते हैं एक्स के साथ में। ठीक है, और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होगा। इसको आप प्रैक्टिस कर लें ढंग से। तो एक ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स से पहले एक कंडीशन देख लेते हैं। पहले केस 1, कुछ कंडीशंस हैं। केस 1 स्पेशल केस। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 मतलब अगर मैं सेंटर पे ही निकाल रहा हूँ, यहाँ पे पूछ रहा हूँ मैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? आंसर होगा 0। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए क्या? हाँ होना चाहिए, सिंपल, क्योंकि जब ये डी क्यू जब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो इधर की तरफ बनाएगा, और ये डी क्यू भी किधर की तरफ बनाएगा, इधर की तरफ बनाएगा। क्या ये दोनों डी एक दूसरे को खत्म नहीं कर देंगे? कोई कंपोनेंट बचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये वाला जो चार्ज है ये इधर की तरफ बनाएगा और ये वाला चार्ज इधर की तरफ, यानी सारा खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली समझ। तो जब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। तो यहाँ पे लिख लें ये डायग्राम बनाने के साथ में कि जब ये चार्ज रिंग होगी और आपको अगर सेंटर पे ही पूछना है रिंग के डिस्टेंस, आपने x मतलब x0 मतलब यहीं पे पूछ लिया, आपने यहीं पे पूछ लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा? 0। अब नहीं तो मैं फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? मेरे पास फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मैंने इसको 0 पुट कर दिया, न्यूमरेटर को 0 पुट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? 0। सिंपल, ऐसे भी आ गया फॉर्मूला वाइज, और वैसे भी समझ में आ गया। ठीक है, मिटाऊँ मैं? उतार लिया सबने। चलिए नेक्स्ट केस 2। अब केस 2 क्या है? अब जनरली मान लो कि जो आपका x है ना वो बहुत बड़ा है, किससे? r से। ठीक है, मतलब आपका ये तो बड़ा छोटा है रिंग, और ये ऐसा है, मतलब आपको ये पॉइंट की तरह नहीं नज़र आ रहा, ये तो आपका x हो गया और ये r ऑलमोस्ट छोटा सा ही है। तो ये एक तो पॉइंट चार्ज ही हो गया एक तरीके से। तो अगर पॉइंट चार्ज हो गया तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आनी चाहिए? क्या के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होनी चाहिए क्या? और हाँ, यही आंसर आएगा। यहाँ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब ये वैसे भी समझ में आ जाएगा, ये तो हो गया ऐसे नॉर्मली समझ में आ गया। देखो फॉर्मूले से भी यही होता है क्या? अब फॉर्मूले से अगर x बहुत ही ज़्यादा है r से, तो क्या r को मैं 0 पुट कर सकता हूँ क्या? देन मैं लिख लूँ r को 0। ठीक है, देन r को क्या लिख सकता हूँ मैं? 0। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब r को 0 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या 2 से 2 कट जाएगा?
तो कितना हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, और एक एक्स से ये भी कट गया तो क्या बचेगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर किस केस में, ये कि अगर आपका बहुत ये तो बहुत आर तो बहुत छोटा और ये बड़ा है तो ये और दिख ही रहा है, पॉइंट की तरह दिख रहा है, नहीं तो वैसे भी ध्यान रखेंगे। तो यानी आपको ये पता चल रहा है पॉइंट की तरह कब हो जाएगा, जब आप बहुत दूर जा रहे हो। तो अच्छा ये दिख रहा है कि धीरे धीरे एक्स स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप जैसे जैसे दूर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। समझ में आ रहा है। और x इक्वल्स टू जीरो पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, देखो सेंटर पे भी जीरो है, और जब आप बहुत दूर चल जाओगे तो भी जीरो है। समझ में आ रहा है। तो इसका ग्राफ देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैं ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, वापस ग्राफ बनाते हैं, देखें। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना रहे हैं, और ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड रह गई, ये ग्राफ। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ, ये मैं x ले रहा हूँ। जो x एक्सेस है वो मेरी डिस्टेंस बता रही है, यानी x है, ये मेरी x एक्सेस हो गई। ठीक है, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बताओ सेंटर पे x इक्वल्स टू जीरो पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और लास्ट में जाते जाते भी जीरो है। तो ये ग्राफ है ना ऐसा बनेगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी और फिर कम होगी। ठीक है, और फिर जैसे जैसे इन्फिनिटी पे जाओगे तो कम होती जाएगी। क्लियर। और इस डायरेक्शन में भी, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब अब मैं इस डायरेक्शन में आता हूँ, देखो इस पॉइंट पे, यहाँ देखो जब x पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, और जब इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताता है, डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर राइट डायरेक्शन को आप पॉजिटिव बोलते हो तो लेफ्ट डायरेक्शन को क्या लोगे, नेगेटिव। तो अब जो मैं ग्राफ बनाऊंगा इधर ऊपर नहीं बनाऊंगा, अगर मैं इधर हूँगा तो ग्राफ नीचे बना रहा हूँ। ग्राफ नीचे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। सेम, तो अभी तो जीरो है, और फाइनली जाते हुए एकदम सिमेट्रिक बन जाएगा इसकी तरह, ऐसा हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि बताओ किस डिस्टेंस पे ये मैक्सिमम होता है। ये एक पॉइंट आएगा ना, x की क्या वैल्यू पे मैक्सिमम होता है। यहाँ पे ये मैक्सिमम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तो जीरो है और वो दूर जाते जाते भी जीरो है, इस पॉइंट में मैक्सिमम है। तो x इक्वल्स टू आर अपॉन रूट टू, इस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कॉम्पिटिशन में आ जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब उसको डिराइव नहीं करेंगे, इसको निकाला कैसे, मैक्सिमम मिनिमम से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स निकालोगे, फिर उसको जीरो पुट करोगे, फिर मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे आगे जाके, उससे आप निकाल लोगे। तो इतना हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि, तो एक तो x इक्वल्स टू आर बाई रूट टू, और दूसरा x इक्वल्स टू माइनस आर बाय रूट टू। तो ये दो, तो यहीं पे हमारे लेक्चर्स हम खत्म करते हैं। ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच में। ठीक है, और ये जो डेरिवेशन किया वो याद रखना है, जो स्पेशल दो केस करा है वो याद रखना है, चार डिस्ट्रीब्यूशन हमने जो डिस्कस किया वो करना है। ठीक है, लेक्चर थोड़े बड़े बन रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप बार बार देख सकते हो, एक दिन में 2 लेक्चर भी देख सकते हो, एक दिन में 3 लेक्चर भी देख सकते हो। हालांकि मुझे पता है कि जनरली लेक्चर्स के साथ नींद आती है, एक तो उसका मेन रीज़न है आईज के साथ। हम नॉर्मल जो लेक्चर 1 घंटे का देख लेते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन 15 मिनट बाद ही टीवी देखते हुए या मूवीज़ भी देखते हैं, तो कई बार लोगों को नींद आती है, रात को मूवीज़ देख के सोते हैं। ठीक है, तो नींदें आती है, बट आपको कंसंट्रेशन दिखाना पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है, लॉकडाउन है, तो कोशिश करें यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट दे अपना। ठीक है, तो ये r बाय रूट टू याद रखें, प्लस माइनस r बाय रूट टू पे मैक्सिमम होता है। ई मैक्सिमम कब होता है, ई मैक्स एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस r बाय रूट टू। ठीक है, इस कंडीशन पे ई मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है आपको, चलिए थैंक यू।